नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ दौरे के पहले दिन रायपुर में पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम में शाह ने कहा कि नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर विकास में योगदान दें। उन्होंने नक्सल खात्मे की डेडलाइन तय की है। उन्होंने फिर दोहराया कि 31 मार्च 2026 से पहले देश से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। वहीं जगदलपुर के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम से नक्सलियों से अपील के साथ चेतावनी देते हुए शाह ने कहा कि अगर नक्सली हथियार डालकर समाज की मुख्यधारा में वापस लौटते हैं तो स्वागत है और उन्हें पीएम मोदी और सीएम शाह की योजनाओं का फायदा भी मिलेगा। अगर वे हथियार नहीं डालते तो उनसे सुरक्षा बल दो हाथ करते हुए उन्हें निपटाएंगे। शाह ने कार्यक्रम में कहा कि 31 मार्च 2026 को बस्तर और छत्तीसगढ़ की आज़ादी का दिन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर जिले के जगदलपुर में आयोजित बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर ओलंपिक आने वाले दिनों में बस्तर के विकास की यशोगाथा बनेगा और शांति, सुरक्षा, विकास और नई उम्मीद की नींव डालने का काम करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद समाप्त होने पर यहां कश्मीर से ज्यादा पर्यटक आएंगे। मां दंतेश्वरी की कृपा से बस्तर को प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का वरदान मिला है। हम यहाँ पर पर्यटन को आगे बढ़ाएंगे। हम यहाँ पर छोटे छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाकर रोजगार के अवसरों का सृजन करेंगे। उन्होंने बस्तर के युवाओं से कहा कि हार मानने वाला कभी नहीं जीतता, जीतता वह है जो कभी हार नहीं मानता। बस्तर के अंदर अनेक संभावनाएं हैं। यहाँ जो 3000 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं उसमें से कोई बच्चा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आएगा तो पूरा भारत इस पर गर्व करेगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जगदलपुर में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और असम के उन लोगों से मुलाकात की जो हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित कई नेता मंत्री मौजूद रहे। तो बस्तर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है और कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की है और जो नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं 6 राज्यों के नक्सलियों से अमित शाह ने मुलाकात की और नक्सलवाद को लेकर अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में चेतावनी भी दी है और उन्होंने कहा है कि 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बना दिया जाएगा और जो लोग नक्सली हथियार छोड़कर मुख्यधारा में आना चाहते हैं उनका सरकार स्वागत करेगी और जो सरकार की तरफ से अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं वो लोग उन योजनाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिलहाल पहुंचे हुए हैं। 3 दिवसीय उनका छत्तीसगढ़ में दौरा है और दौरे का आज तीसरा दिन छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री का है। बस्तर ओलंपिक में अमित शाह के साथ सीएम शाह भी शामिल हुए। शाह ने बस्तरवासियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहा कि आप सभी ने पूरे उत्साह के साथ बस्तर ओलंपिक में भाग लेकर इसे ऐतिहासिक रूप से सफल बनाया है। इस आयोजन में 1,65,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के लिए प्रबंध करना एक चुनौती था। बस्तर संभाग के 7 जिलों की पूरी टीम ने इसे बखूबी पूरा किया। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, खेल और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा, लोकसभा सांसद बस्तर महेश कश्यप सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, बड़ी संख्या में आम नागरिक और खेल प्रेमी वहां पर उपस्थित रहे। ओलंपिक में शामिल खिलाड़ियों ने यह संदेश भी दिया है कि बस्तर में बदलाव की बयार चल पड़ी है। हम जानते हैं कि नक्सलवाद का समाधान केवल पुलिस कार्रवाई से नहीं बल्कि शिक्षा, खेल, रोजगार और सकारात्मक अवसर प्रदान करने से होगा और बस्तर ओलंपिक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है, जो 20 दिसंबर तक चलने वाला है और इस सत्र में हंगामेदार होने के भी आसार हैं। प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस राज्य सरकार को धान खरीदी में अव्यवस्था, कानून व्यवस्था और अनियमितता को लेकर घेरने की कोशिश करेगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की उपस्थिति में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि हमने अपने कई वरिष्ठ पूर्व विधायकों को बैठक में बुलाया था। उन्होंने नए विधायकों को सदन के भीतर अपनी बात रखने के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपने अनुभव नए विधायकों से साझा किए। कांग्रेस पार्टी पूरी मुस्तैदी से अपनी बात को रखेगी और राज्य सरकार की कमियों को उजागर करेगी। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो चुका है और कांग्रेस ने पूरी तैयारी सरकार को घेरने की बनाई हुई है। तो कई अहम मुद्दे जो कांग्रेस इस सत्र में उठाने वाली है, तो धान खरीद एक बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है और वहीं कांग्रेस ने अपनी बैठक में विधायकों के साथ नई रणनीति भी तैयार की है कि किस तरह सरकार को घेरा जाएगा और क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं। तो शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और दीपक बैज के साथ सभी जो पूर्व विधायक थे और जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने बैठक में विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। तो अब की बार शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। खबर सूरजपुर से है, जहां महिला समेत सट्टा समूह की महिलाओं के साथ ठगी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस मामले पर एक महिला ने थाना चांदनी में रिपोर्ट दर्ज कराई है। महिला ने बताया कि ठग ने खुद को महिला सहायता समूह का अधिकारी बताते हुए कहा कि तुम लोग समूह की एक्टिव महिला हो और तुम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, पैसा डालो और पैसा कमाओ कहकर झांसे में लेकर फोन पे के माध्यम से 3 किस्तों में 41,000 रुपये पैसा लेकर धोखाधड़ी की। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सूरजपुर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार ठाकुर ने मामले की समीक्षा कर जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। तो पुलिस ने जिला त्वरिता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बिलासपुर में मूर्ति अनावरण से नाराज महिलाओं ने चक्का जाम कर दिया। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति अनावरण से महिलाएं नाराज हैं। महिला समूह की महिलाओं ने चंदा इकट्ठा कर छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति का निर्माण कराया था। गांव के सरपंच और क्षेत्र विधायक ने उनकी गैर मौजूदगी में विधायक ने मूर्ति अनावरण कर दिया, जिससे नाराज महिलाओं ने विधायक और सरपंच के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चक्का जाम कर दिया। प्रशासन के समझाने के बाद महिलाओं का गुस्सा शांत हुआ और फिर जाम खोला गया। तो बिलासपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर मूर्ति अनावरण से नाराज महिलाओं ने चक्का जाम कर दिया। उनका आरोप है कि प्रधान ने हमारी गैर मौजूदगी में मूर्ति का अनावरण कर दिया, जिससे नाराज होकर महिलाओं ने चक्का जाम कर दिया। तो बाजा लेके रैली घूम के आए के महतारी छत्तीसगढ़ महतारी जो बैठा रहे ना, ओखर मुँह ला खोला पूजा पाठ करके, ओखर बाद नाच गाना करके खाना पीना ला खा पी के अब हमन ओ तरफ गए हैं। विधायक ऐसे और यहाँ के सरपंच ऐसे आके अपन ओकर उद्घाटन करी, जो पर बुलाए होला और आके हमरो छत्तीसगढ़ महतारी के मुँह ला खोल के बिना पूजा पाठ करे उद्घाटन करके चल दी। वैसा काहे होई भैया, हम 5-6 साल 20-20 रुपए दे के जमा करके ओला हमन बनाए हैं, तो कैसे हमन ऐसे पर बनाए हैं? हमन कोई पूछे है ना कहीं ले तो बता, तो उसने बन जाही तो हमन तो ओकर बोला भाई तो जो करे है ओकर आके तो हमन माफी मांग और जितना नुकसान है ओकर भरपाई कर, और विधायक और सरपंच दोनों आके हमन माफी मांगी, तब तो हम चक्का जाम को छोड़ब, नहीं तो नहीं छोड़न जा। बलौदाबाजार में रेत से भरे ट्रक ने सड़क किनारे खड़े युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया है और चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुस्साए ग्रामीणों ने परिजनों को मुआवजे की मांग करते हुए चालक पर कार्रवाई करने की मांग रखी। वहीं प्रशासन ने मुआवजा में 25,000 रुपये देकर मामला शांत करवाया है। तो बलौदाबाजार का पूरा मामला है, जहां पर सड़क किनारे खड़े युवक को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं ग्रामीणों ने
धरना प्रदर्शन किया, चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की है और मुआवजे में प्रशासन की तरफ से 25,000 रुपये दिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ पूरा मामला है? यहाँ पर खनिज संपदा बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जहाँ पर लगातार जो हाईवा है रेती की चोरी करके भागती है, तेजी स्पीड से पुलिस स्पीड से भागते हैं और इससे जो गाँव के जो आते हैं, रोड भी जो गाँव होते हैं, आए दिन यहाँ पर लगातार इसी प्रकार की दुर्घटनाएं होती है। जैसा कि जो मुंडा में हुआ, ये हाईवा बिना पीट पास के लेकर रेती लेके भाग रहा था, भागने के बाद सीधा ये बिना उसको देखे लड़का जो रोड में खड़ा हुआ था उसको दबाते हुए भाग गया और उसके बाद इसकी मौत हुई। जब ग्रामीण आगे रोज चलने के बाद 5 घंटे तक चक्कर नेशनल बैंक जाम होने का जब प्रशासन ने जो 25,000 रुपये उसको सहायता राशि दी, तब ले देखे मामला शांत हुआ। और आपको बता दें कि यहाँ पर वशी पलारी में दुर्घटना, एक बच्चे का और पिता की दोनों की मौत हुई। इसका मेन मुख्य कारण यह है नदियों से जो रेत का उत्खनन, अवैध उत्खनन हो रहा है और अवैध उत्खनन के बाद जो गाड़ियां तो बिना पीट पास लेके जो भागती है तेजी से अपने, उसी का मुख्य कारण लगातार यहाँ पर जिले में आए दिन इस प्रकार की हत्याएं होते रहती हैं। प्रशासन पर इस पर ध्यान देना चाहिए, अगर प्रशासन को ध्यान नहीं दे पा रहे, इसका मुख्य कारण यहाँ से अवैध उत्खनन ही मेन माना है। प्रदीप, क्योंकि हादसे हैं और कभी भी हादसे हो सकते हैं, उनकी रोकथाम के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? समय से कदम उठाता पर पुलिस प्रशासन है, खनिज विभाग का काम है। यहाँ पर जो नदियां हैं, नदियों से जो लगातार उत्खनन होता है और ये सब उसके कारण जो दुर्घटनाएं हुई, उसका मुख्य कारण वहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा समय समय जांच की जाती है, लेकिन ये नाम मात्र के औपचारिकता टाइप रहती है। लेकिन मुख्य कारण उसका है अवैध जो उत्खनन है और जो उसका जिससे लोग भाग, जो ड्राइवर जो भागता है तेजी स्पीड से और जो मुख्य राजमार्ग में जो गाँव आते हैं, गाँव में आए दिन इसके शिकार हो रहे हैं। और लगातार पिछले वक्त भी यहाँ पर 340 लोग की जो मौत हुई थी, जब आंकड़ा आया था, उसका मुख्य कारण यही देखा गया कि रेत का जो उत्खनन जो होता है और उसके बाद जो स्पीड से जो भागते हैं, जो बिना पीट पास की जो रेती चोरी करने के बाद जो हाईवा है या ट्रैक्टर है या ट्रक है, उसका मुख्य कारण वही है। और प्रशासन को कई बार जानकारी दी जाती है, लेकिन प्रशासन नामत फॉर्मेटिंग करता है। और ये आपका जो कल का जो उदाहरण देखें, 22 साल का जो लड़का था, रोड खड़ा हुआ था, उसको हाईवा जो रेती से भरा हाईवा कुचलते हुए निकल गया और उसके बाद जब 25,000 को मात्र उसको मुआवजा मिला, परिवार के साथ क्या होगा, ये बहुत सोचने सब। तो प्रदीप, अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की क्या कुछ कार्रवाई फिलहाल चल रही है? और ये जो अवैध खनन का मामला है बलौदा बाजार में कब से चल रहा है? क्योंकि इस तरह अवैध खनन के ट्रक से एक युवक की मौत हो जाना, फिर प्रशासन द्वारा 25,000 रुपये मुआवजा देना, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है। और अवैध खनन को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई? आपको बता दूं कि बलौदा बाजार जिले में 3 नदियों से घिरा हुआ बलौदा बाजार है, जहाँ पर नदियों का बहुत बड़ा एक राजनीतिक संरक्षण में सब काम होता है। आपको बताओ क्वेश्चन, और जो अगर रेतियाँ जो यहाँ से जाती है, यहाँ से रायपुर इन जिलों में भी यहीं से रेतियाँ जाती है, बड़े बड़े प्लांट यहाँ पर ट्रैक्टर सीमेंट कारखाने अंतर्राष्ट्रीय सहित को रोज रेतों की आवश्यकता होती है। इसका मुख्य कारण राजनीतिक संरक्षण ही माना जाए। और अधिकारी क्या करेगा इसमें, जब रोज यहाँ पर हजारों डंपर रेत यहाँ पर निकाली जाती है और कहीं ना कहीं संरक्षण होगा तभी तो निकाली जाती है, अधिकारी क्या करेंगे उस पर? प्रदीप, तो क्या कुछ किसी की मिली भगत का मामला सामने आ रहा है? क्या प्रशासन के अधिकारियों से अवैध खनन माफियाओं की साठगांठ का मामला कहीं ना कहीं नजर आ रहा है? तो क्यों आखिर इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा? निश्चित आपको बता दूं कि जो रेत माफिया है, जो डंपर के जो मालिक होते हैं, वो बहुत बड़े प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं। इसी कारण इस प्रकार किसी तरह से बड़ी कार्रवाई आज तक नहीं होती, कि एक फॉर्मेलिटी में हमने कई बार आपको बताया था कि रेत उत्खनन माउंटेन यहाँ पर सिर्फ फाइन होता है। फाइन होने के बाद सब ट्रैक्टर है, डंप और हाईवा है, सभी प्रकार से छूट जाती है। सब पे कड़ा प्रावधान जब तक नियम नहीं बना पाएंगे तब तक का अवैध खनन नहीं हो पाएगा। बहुत करोड़ों रुपए की राजस्व की हानि क्षति शासन को होती है, लेकिन आज तक इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा, यह बिल्कुल ही सोचने वाला संजय सब्जेक्ट विषय है। चलिए प्रदीप, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी रायपुर में जमीन विवाद को लेकर लाइसेंसी गन से फायरिंग के बाद पुलिस ने दूसरे पक्ष के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष नवाज खान समेत कई लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस ने गोली चलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार करके
जेल भेज दिया है। तो पूरा मामला गोलीबारी से जुड़ा हुआ है, जहां पर फायरिंग के बाद यूथ कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उनके साथ कई लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। जिले के डोडी थाना क्षेत्र में 13 लोगों से भरी एक जायलो कार को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परचक्के उड़ गए। इस घटना में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें एक बच्चा, 4 महिला, 1 पुरुष शामिल है। वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद घायलों और मृतकों के शव को बाहर निकाला और घायलों को तत्काल डोडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें राजनांदगांव जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सभी घायलों की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने मार्ग कायम कर सभी मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो बालोद जिले का ये पूरा मामला है, जहां पर एक दुखद घटना सामने आई है और भीषण हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। तो बालोद जिले में ये बड़ा हादसा देखने को मिला है, जहां पर एक कार और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। सभी 7 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर हालत को देखते हुए उनको रेफर कर दिया गया है। तो बालोद जिले से ये बड़ा हादसा सामने आया है, जहां पर कार और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, आगे की कार्रवाई कर रही है। आखिर हादसे के क्या कारण रहे, किस कारण से हादसा हुआ, तो पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बालोद जिले का ये पूरा मामला है, जहां पर यू आपको सीधा ले चलते हैं यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र, जहां पर कार्रवाई शुरू है। मुस्लिम मतदाता की संख्या हिंदू से कम है, क्या वो लूट करके विधायक बन के आते हैं? या क्या हिंदू बाहुल्य जो विधानसभाएं हैं वो मुसलमान को वोट नहीं देती? इस हिसाब से तो यही लगता है कि सबसे बड़ा आश्चर्य धरती का यही हो गया कि जब 65% मुस्लिम है तो हिंदू कैसे जीत गया। आज पहला दिन है इन लोगों का सदन में। हमने अनुरोध किया था जो नए सदस्य जीत के आए हैं कम से कम परिचय करा दें, हम लोग भी पहचान लें। हमारा कोई परिचय नहीं है रामवीर जी से, लेकिन वो निर्वाचित सदस्य हो चुके हैं, इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं। उनका इस तरह से अपमान करना, उनको लुटेरा कहना, ये तो आपत्तिजनक है। और सर्वे हम बोल रहे तो आप बोल माननीय अध्यक्ष जी, 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। हम लोगों ने भी बड़े धैर्य से सुना। तो इस सदन का एक क्राइटेरिया, एक मापदंड क्या ये तय मान लिया जाए कि जहां हिंदू अधिक है वहां हिंदू विधायक को ही जीतना चाहिए, मुस्लिम विधायक सिर्फ वहीं से जीतना चाहिए जहां मुस्लिम की आबादी 50% से अधिक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मान लिया जाए कि वोटों की लूट हो रही है या विधायक लुटेरा बन के वोट को लूट करके जीत करके आया है, बेईमानी से आया है। तो श्रीमान, ये तो इन शब्दों को कार्रवाई से हटाया जाना चाहिए। ये सदन के विधायक का अपमान है। और एक बात और कही गई कि सर्वे शांतिपूर्ण चल रहा था।
एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते माननीय अध्यक्ष जी, हम तो ये कहते हैं कि न्यायालय किसी भी मंदिर पर सर्वे का अगर कोई आदेश करती है तो मैं नहीं समझता कि किसी भी सनातनी, किसी भी हिंदू को कोई आपत्ति होगी। हमने किसी के धर्मस्थल तोड़ के अपने धर्मस्थल नहीं बनाए। करें, जहां करना हो सर्वे करें। हम कभी गुम्मा अद्धा नहीं चलाएंगे, हम पत्थरबाजी, हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे। तो शासन का काम, प्रशासन का काम तो न्यायालय के निर्णय को लागू कराना होता है। तो इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, इस पे चर्चा कराई जाए। चर्चा में भाग लेने की इच्छा इधर भी है, बहुत से लोगों की है, और चर्चा कराई जाएगी तो बहुत सी सच्चाइयां सामने आएंगी। बहुत बहुत माननीय नेता माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता विधानसभा नियमावली में नियम है, माननीय नेता कि नियम 56 में जब ग्राह्यता पर बात होती है तो जो नोटिस दिए होते हैं उन्हीं को बोलना चाहिए। जब चर्चा होती है तो पूरा सदन, कोई भी सदस्य उसमें हिस्सा ले सकता। मैं कोई आपत्ति इस बात की है, क्या माननीय सदस्य ने आपको कोई नोटिस दी थी? अगर नहीं नोटिस दी है तो ग्राह्यता पर इनको कैसे बोलने दिया गया? मैं ज्यादा नहीं, 2 बात कहना चाहता हूं। मैं बहराइच खुद गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहराइच में जिस रास्ते से जुलूस निकलता था उस रास्ते में परंपरागत रूप से 50 मीटर में बड़ी घनी बस्ती है और वहां बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है। जब पहले जुलूस जाता था तो वहां बड़ी संख्या में फोर्स लगा दी जाती थी। अब की बार कोई फोर्स लगाई नहीं गई और वहीं झगड़ा वितंडाबाद शुरू किया गया। अब यह कहना कि फोर्स मांगी नहीं गई, अरे सुनिए, नहीं, हम भी जानते हैं। अरे शांत रहिए, प्लीज। वहां के थानाध्यक्ष ने पुलिस अधीक्षक को चिट्ठी लिखा था, थाना हरजी क्षेत्र में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दशहरा हर्षोल्लास से मनाया जाएगा, जिसको सकुशल संपन्न कराने हेतु अतिरिक्त पुलिस बल की मांग हेतु प्रत्यावेदन। महोदय, सादर निवेदन है कि थाना स्थानीय क्षेत्र पूर्व की भांति इस वर्ष भी दशहरा पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। त्योहार के पूर्व की भांति इस वर्ष भी सकुशल संपन्न कराने हेतु इस अतिरिक्त बल, जिसमें 1.5 सेक्शन पीएसी, 1.5 सेक्शन पैरामिलिट्री फोर्स की आवश्यकता है, जिसकी उक्त त्योहार सकुशल संपन्न कराया जा सके। ये चिट्ठी है। तो जब वो चिट्ठी आपका यशो पुलिस अधीक्षक को लिखा, तो ये फोर्स क्यों नहीं दी गई? क्योंकि वो समझता था यहां हो सकता। उन्होंने किया तो ये आपके पुलिस फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।